सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप बिजी हो बहुत ज्यादा अकाउंट्स करने में। एनपीओ है, फाइनल अकाउंट है, एडमिशन रिटायरमेंट डेट रेजोल्यूशन, इशू ऑफ शेयर, वर्टिकल एनालिसिस, थियरी भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। भाई बहुत कुछ है अकाउंट्स पे करने के लिए। लेकिन उसके साथ ये भी याद रखना कि नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, 28, 29, 30, 31 नहीं है, 28 के बाद डायरेक्ट 1 तारीख है। और 1 तारीख को हम इकोनॉमिक्स करने वाले, इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं। 3 से 6 का पेपर है, ये भी याद रखना, नहीं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे भूल जाते हैं कि 3 से 6 का पेपर है, बी के भी 3 से 6 का पेपर है। आज हम क्या करने वाले हैं, आपके इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा हल्का करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का बर्डन थोड़ा सा ज्यादा होता है बच्चे लोगों को। पूरे का पूरा कंप्लीट थियरी है, थियरी के साथ साथ डायग्राम भी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर से तीर कमान, उधर से तीर कमान, कहां से क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। प्राइस लेना है, क्वांटिटी लेना है, सप्लाई लेना है, क्या लेना है कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन आज आपके सामने अवेलेबल है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बनाऊंगा आज। कंप्लीट अभी थियरी बन रहा है, पार्ट 2 में जितने भी डायग्राम्स है सारे के सारे डायग्राम कवर करेंगे। और आप याद रखते हो क्या डायग्राम, ये एक्स वाला लाइन है, वाई वाला लाइन है, इसमें प्राइस है, क्या है, कहां से लाइन बनाना है कुछ समझ में नहीं आता ना, तो लॉजिक के साथ समझाएंगे। स्टेटमेंट अगर आपको खाली याद रहेगा ना, स्टेटमेंट या तो डायग्राम भी, स्टेटमेंट भी याद रहेगा, डायग्राम भी याद रहेगा कि कैसे बनाना है, और पूरे के पूरे मार्क्स। जहां चेकर को, चेक करने वाले को जहां डायग्राम दिख जाता ना, सीधा टिक मार्क करके पूरा पूरा मार्क्स दे देगा आपको। एग्जैक्टली। तो पार्ट 2 में डायग्राम आ रहा है, उसका वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पार्ट 2 भी चाहिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। और हम डिस्कस करेंगे क्या, इकोनॉमिक्स। हमारा इकोनॉमिक्स डायरेक्टली पॉइंट पे आता है। हमारा इकोनॉमिक्स दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, अब माइक्रो इकोनॉमी के अंदर व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। आपने पढ़ा है, एक सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन में खत्म हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल स्टडी मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जो फर्म है, फर्म का जो भी प्रोडक्शन है, आउटपुट है, एम्प्लॉइज है, इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल गुड्स है, हर चीज को सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। लेकिन क्या स्टडी करने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल ही है क्या? सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है क्या? और कुछ भी नहीं क्या? उससे रिलेटेड और कोई इंडस्ट्री नहीं है? तो पूरा इंडिया इंडस्ट्री से भरा पड़ा है, पूरा इंडिया लोगों से भरा पड़ा है। उनका डिमांड, उनका सप्लाई, प्रोड्यूसर्स बहुत सारे, उनका सप्लाई, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, विच इज कॉल्ड एग्रीगेट स्टडी। कौन सा स्टडी? एग्रीगेट स्टडी। हम शुरुआत कर रहे हैं यूटिलिटी चैप्टर नंबर 2 से, जो कि एकदम सिंपल सा चैप्टर है, समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो हम छोटा सा यूटिलिटी डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे, डिमांड करेंगे, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। डिमांड है, सप्लाई है, ये 2-3 चैप्टर को, 4 अलग अलग चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो, यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई, ये 4 चैप्टर हम लोग आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि यूटिलिटी है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने यूटिलिटी को खुशी का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? खुशी। तो खुशी मतलब क्या? कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद, यूज करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, जो आपका सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। अब उसको स्टेटमेंट में डाल देते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या कह दिया? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट अ सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, जो हमारे वांट को सैटिस्फाई करने का काम करता है, हमारे वांट को पूरा करने का काम करता है, हमारे जो इच्छा है उसको कंप्लीट करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। सो दिस इज द टर्म यूटिलिटी, ठीक है। अब यूटिलिटी के अलग अलग क्या है, फीचर्स है। यूटिलिटी के बारे में अगर और जाने तो सबसे पहली बात है कि यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव। क्योंकि जब यूटिलिटी मिलती है तो प्लेस टू प्लेस अलग अलग होती है। सो इट इज से दैट कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या कहा जाता है? यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट इज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी मैंने टी शर्ट पहन के रखा, नॉर्मल टी शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। यही टी शर्ट अगर पहन के अपन कश्मीर में चले गए तो नहीं चल सकता, वहां पे मुझे वुलन क्लॉथ चाहिए। और वही वुलन क्लॉथ अगर पहन के मैं मुंबई में आ गया, भाई लोग तो हमें अलग अलग नाम से सुनाएंगे, बुलाएंगे, और साथ ही साथ अपने को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सो यूटिलिटी इज व्हाट? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज डिफर विद पर्सन टू पर्सन। जो यूटिलिटी है, जो खुशी है, हर इंसान को अलग अलग तरीके से खुशी देती है। किसी को वेज खाने में मजा आता है, किसी को नॉन वेज खाने में मजा आता है, किसी को हेल्दी फूड खाने में मजा आता है, किसी को जंक फूड खाने में मजा आता है। तो अलग अलग तरीके से हर इंसान की इच्छा, लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सेम कमोडिटी कैन नॉट गिव यूटिलिटी टू एवरीवन। सो इट इज सेड दैट यूटिलिटी इज व्हाट? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। और उसके बाद क्या कहा है कि यूटिलिटी इज
इट्स डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब ऐसा क्यों कहा है कि जिस चीज से आपको यूटिलिटी मिल रही हो उस चीज से आपको खुशी भी मिले, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेजर। तो द वन जिससे आपको यूटिलिटी मिल रहा है उससे प्लेजर भी मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द बेस्ट एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है वो है मेडिसिन, वो है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लेकर हम किसको मजा आ रहा है भाई, एक इधर भी दे और एक इधर भी दे, दो इंजेक्शन दे, इधर भी दे इधर भी दे, तो ऐसा ऐसा होता है क्या? इंजेक्शन लेते टाइम ऐसा कोई बोलेगा क्या, या दवाई खाते टाइम बोलेगा क्या दो दवाई एक्स्ट्रा देना, बहुत मजा आ रहा है खाने के लिए। तो लेकिन आपको यूटिलिटी मिलेगा अगर आप बीमार हो, अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, आपको मेडिसिन देना पड़ेगा, लेकिन वो कंज्यूम करने में कोई भी मजा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन यूटिलिटी मिलेगा जब आप उससे क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। अब सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सैटिस्फैक्शन होता है एंड रिजल्ट, कंजम्पशन के बाद का जो रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सैटिस्फैक्शन। और यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी तो हर प्रोडक्ट में है, ये पेन के अंदर यूटिलिटी है, लेकिन सैटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब इसके में लिखूंगा, ठीक है ना। तो कोई फ्रूट में क्या है, यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब मैं उसको कंज्यूम करूंगा। सो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर। आप दोनों टर्म को इसमें डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज डिफर विद सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो ऐसे कैसे कह सकते हो? तो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे दैट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यूटिलिटी होगा तो ही सैटिस्फैक्शन होगा। कोई खराब चला एप्पल ले आया अपन, अंदर से खराब निकला, मैंगो ले आया अंदर से कीड़ा निकला, सैटिस्फैक्शन मिला क्या? खाया ही नहीं आपने, तो सैटिस्फैक्शन कहां से मिलेगा? तो अब उसके अंदर यूटिलिटी नहीं थी तो उसके अंदर सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट वन इज व्हाट? यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिक्टिव होते हैं, अलग अलग चीजों से एडिक्टिव होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स वगैरह है। तो ऐसे ये जो कंजम्पशन है वो एडिक्टिव हो जाते हैं और लेने के बाद उनको भाई बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो स्टेशन के बाहर आजू बाजू में स्मोक करते रहते हैं उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, भाई धुआं उड़ा ऊपर ऊपर उड़ा रहे, उनको अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है। लेकिन क्या वो जरूरी है? ऑब्वियसली वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके तो हेल्थ को खराब कर रहा है और आजू बाजू में जो चल रहा है वो कर रहा है एक्टिव स्मोकिंग, बाजू वाला कर रहा है पैसिव स्मोकिंग। उसने तो धुआं लेके अंदर बाहर निकाल दिया, वो बाजू वाला रहा तो उसने अंदर ले लिया, उसको क्या मालूम वापस भी बाहर निकालना है करके, उसको तो पता भी नहीं है। So the topic is what? It is different from usefulness. जरूरी नहीं है जिस चीज से आपको यूटिलिटी मिल रहा हो वो आपके लिए जरूरी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इट इज हाइपोथेटिकल। क्या है वो? हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है कि जो आप यूटिलिटी को काउंट कर रहे हो, हम देखेंगे आगे कि आप यूटिलिटी को क्या करोगे, काउंट करोगे। कैसे काउंट करोगे आप यूटिलिटी को? कि यूटिलिटी को आप नंबर में काउंट करोगे कि एक कुछ भी चीज मैंने खाया तो उससे आप मजा उसका क्या करोगे, काउंट करोगे। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कांसेप्ट। आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया, या मजा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्सप्रेस कर सकते हो उस चीज को, लेकिन आप नंबर में नहीं काउंट कर सकते। से फॉर एग्जांपल एक गुलाब जामुन खाया और बोल कितना मजा आया, 10 मजा आया, 15 मजा आया, ये क्या बात हुई? तो लॉजिकली बात ही नहीं है। सो इट इज सेड दैट कि यू कैनॉट काउंट इट इन कार्डिनल नंबर। क्या हुआ? कार्डिनल नंबर में आप उसको काउंट नहीं कर सकते। नाउ द लास्ट पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है लेकिन 5 से 7 पॉइंट अपने लिए बहुत हो गया। ओके, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जो यूटिलिटी होती है ना वो डिपेंड करता है कि वांट की तीव्रता, हिंदी बोल दिया जाता, इट डिपेंड करता है उसके इंटेंसिटी पे कि उसकी वांट की जो इच्छा है ना वो कितनी है। नाउ से फॉर एग्जांपल अब हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, अ ग्लास ऑफ वाटर ठीक है चलेगा, लेकिन राजस्थान में कोई रेगिस्तान, राजस्थान के जो बियाबान जंगल है वहां पे कोई भटकते इंसान को अ ग्लास ऑफ वाटर वो अमृत के समान है उसके लिए। तो डिपेंड करता है कि जो इंटेंसिटी है वांट की वो कितनी है, उससे हिसाब किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, कम है या बहुत ज्यादा है। ठंडी के मौसम में प्यास बिल्कुल नहीं लगता, पानी पिएगा तो भी चलेगा, नहीं पिएगा तो भी चलेगा, ऐसे तो जल ही जीवन है, थोड़ा बहुत तो पीना पड़ता ही है लेकिन बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होता। सो द यूटिलिटी डिफर विद व्हाट? डिफर विद द इंटेंसिटी। अगर इच्छा बहुत कम है तो यूटिलिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो दिस इज समथिंग अबाउट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? टाइप्स। तो 6 अलग अलग टाइप है, अपने लिए 4 या 5 मोर देन इनफ है, ठीक है। अब टाइप्स में क्या है? तो सबसे पहले है फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म का मतलब क्या होता है? अब फॉर्म समझते हो ना, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर, शेप, साइज, कलर, पैटर्न, डिजाइन को आप क्या कर दो? बदल दो। आप सिंपल सा स्टेटमेंट, द रॉ मटेरियल गेट कन्वर्ट टू फिनिश गुड। अब उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो किसी भी चीज की वैल्यू जब बढ़ती है ना तो वो शेप, साइज, स्ट्रक्चर, पैटर्न, कलर, डिजाइन, प्लेस, टाइम, ये सब बदलने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती भी और मेंटेन भी होती है। दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो शेप, साइज, कलर, पैटर्न बदला तो उसको कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। अब से फॉर एग्जांपल मुझे किसी शादी में इनवाइट किया गया था, ठीक है, और मैं वुडन के लॉग्स लेके वहां पहुंच गया, एक ट्रक वुडन लॉग मंगाया,
भाई पहुंचा दिया उसके घर पे। अब वो सोचेगा सारा मैयत में आया है क्या, जो इतना सारा वुडन लॉग्स पहुंचा दिया। वही वुडन लॉग्स को अगर मैं मस्त से फर्नीचर में कन्वर्ट करके बनवा के उसको अच्छी तरह से दिया, शादी, बच्चे की शादी, सब हर प्रोग्राम में, छोटे छोटे प्रोग्राम में बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। उसकी यूटिलिटी, वुडन लॉग्स का जो यूटिलिटी है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी तरह से चीजों का जब आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, सेमी फिनिश से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट? प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? प्लेस यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी व्हिच इज राइव फ्रॉम the goods has been transported from place of abundance to the place of scarcity। कोई भी चीज जहां पे वो चीज उगती हो, now best example is कतार, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज है वहां पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एंड द कंट्री इंडिया, जहां पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन बहुत कम है हमारे पास भी 15-20-25% हम भी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन उतना हमारे देश के लिए पूरा नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास उसका वैल्यू मेंटेन रहता है। सो प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और abundance to the place of scarcity, so it is created what? Place utility। ठीक है, यहां रखना कि ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी क्या होता है? वेयर हाउस क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। और किस तरह से वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है? बस स्टोरिंग द गुड्स to the into the warehouses। अब ये इसका काम क्या है? वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद क्या काम करता है? वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद वो सप्लाई करता है when the goods are required to the market, when the goods are required by the consumer, तभी हम क्या करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे। If the producer or the seller unnecessarily सप्लाई करेगा when there is no demand in the market, तभी भी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अबंडेंस क्वांटिटी अगर मार्केट में पहुंच जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो वेयर हाउस काम करता है, उसी में पढ़ा होगा आपने। वेयर हाउस क्या काम करता है? वेयर हाउस काम करता है प्राइस को स्टेबलाइज रखने का। सो टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट की जाती है? when the goods are supplied to the market when they are required, goods are supplied to the market when they are required। इस तरह से warehouse creates the time utility। next one is what? service utility। अब service utility मतलब क्या? service utility is a utility जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल्स है, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है। अब प्रोफेशनल्स मतलब क्या होते हैं? जिन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज रहने के बाद वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस रेंडेड बाय द प्रोफेशनल आर कॉल्ड एज they arises what? service utility। next one is what? knowledge utility। कोई भी चीज खरीदने से पहले मैं उसके बारे में क्या करता हूं? नॉलेज लेता हूं, उसे मैं सीखता हूं उसको कि किस तरह से मैं उसे। नाउ बेस्ट एग्जांपल इज कंप्यूटर, लैपटॉप है। अगर मुझे चलाना नहीं आता होगा तो मैं घर पे लेके आऊंगा तो खाली ऑन ऑफ ही कर पाऊंगा, मुझे उसे चलाने आना चाहिए। बहुत सारे उसके फंक्शंस है। आईफोन है, अगर आपको चलाने नहीं आता है तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं है। ऑन ऑफ करो, फोटो निकालो और गाने सुनो, जबकि वो बहुत सारा काम आपका आसान करके दे सकता है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारे काम को आसान करके देता है, लेकिन आपको करने आना चाहिए। सो सर, नॉलेज यूटिलिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज पोजीशन यूटिलिटी। हाउ पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट्स? बाय ट्रांसफरिंग ओनरशिप from the manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, and ultimately to the consumer। so these are the types of what? utility। अब आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास एक कंसेप्ट है जहां पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपको डिफरेंस में आता ही आता है। ठीक है ना? इस दोनों में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब हमने क्या देखा? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब हिंदी में आ जाते हैं तो मतलब क्या है कि कोई चीज को आप कंज्यूम करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ खुशी मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको यूटिलिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? हम इसको नंबर में काउंट करेंगे। किसमें काउंट करेंगे? नंबर में। ठीक है ना? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि आप उसको नंबर में काउंट कर सकते हो, जबकि वो अलाउड नहीं है। मतलब हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है ना, तो उसको आप नंबर में काउंट कैसे करोगे? फिर भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, जिनका ये कंसेप्ट है, उन्होंने क्या किया? उसको नंबर में काउंट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक टेबल लिया हुआ है। क्या टेबल है? नाउ से फॉर एग्जांपल मेरे पास गुलाब जामुन का एक डब्बा है। ठीक है, अब गुलाब जामुन के डब्बे से मैंने एक गुलाब जामुन निकाल के खाया, तो भाई मुझे 10 मजा आया। कितना मजा आया? 10 मजा। जबकि ये कोई कैलकुलेशन नहीं है इसका, ठीक है ना, फिर भी हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं। जबकि आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हो। गुलाब जामुन, अरे वाह बहुत मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। तो एट दैट टाइम मेरे बॉडी के अंदर का जो टोटल यूटिलिटी है वो भी 10 ही है। ओके, तो एट द इनिशियल स्टेज द टोटल यूटिलिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी इज सेम। आप ऐसे स्टेटमेंट भी बना सकते हो। तो पहला गुलाब जामुन खाया, दोनों में कितना मजा आया? 10 मजा आया। दूसरा गुलाब जामुन खाया। नाउ ये यूटिलिटी का नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये ह्यूमन बिहेवियर है। इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन तो यू हैव टू बिहेव इन दिस केस, इन दिस सेंस ओनली। कैसे? मतलब कैसे बिहेव करोगे? हायर द कंजम्पशन, लोअर विल बी योर मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि आफ्टर एवरी कंजम्पशन योर यूटिलिटी, योर डिजायरनेस,
योर इच्छा वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी उस चीज के लिए। इज दैट क्लियर? तो मेरा यूटिलिटी पहले वाले से 10 था, तो दूसरे वाले से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो तीसरे वाले से कितना हो जाएगा, समझो 2 हो गया या 4 हो गया। चौथे वाले से कितना हो गया, 0 हो गया, बस हो गया। अब गुलाब जामुन नहीं खाएगा। अच्छा, कोई कोई है जो 20-20 भी ठोके जाता है, ठीक है, कोई कोई हो जाता तो 2 या 3 में बस हो गया, अब जरूरी नहीं है, या अब मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। एक दोस्त आ गया, भाई यार इतने दिन में मिला है, चल एक गुलाब जामुन मेरी तरफ से खा ले। खा तो लिया लेकिन मजा नहीं आया, 5वां गुलाब जामुन खाया। कितवा गुलाब जामुन है, 5वां, 1 2 3 4 5। तो मेरा जो यूटिलिटी है, क्या है यूटिलिटी, वो रिड्यूस होता गया। क्या होता गया, रिड्यूस होता गया। ये क्या है, मार्जिनल है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको और। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी व्हिच इज डिराइव आफ्टर एवरी सिंगल कमोडिटी। हर कमोडिटी, हर यूनिट कंज्यूम करने के बाद, हर कमोडिटी यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिल रही थी, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। एंड द सम ऑफ, सम का मतलब होता है टोटल, द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। तो पहले 10 था, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, मेरे बॉडी के अंदर टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, पहले का 10 और अभी का 6, 16 हो गया। फिर 2 और ऐड कर दिया, कितना हो गया, 18 हो गया। अब 0 किया तो कितना, 18 ही रह गया। अब माइनस अगर 2 हो गया तो कितना हो गया, 16 हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमको ये सेंस समझ में आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो 0 हो जाएगा। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, यस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटाइटी या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और ये जो टोटल यूटिलिटी है, ये क्या हो जाएगा, ये इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्या बोल दिया, इट इज टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। बढ़ते जा रहा है लेकिन कम 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 होते जा रहा है। और एक स्टेज ऐसा आएगा जो वहां पे क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये स्टेज ऐसा आएगा जहां पे, एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे वो माइनस में आ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यही वाला आपको काम आएगा किसमें, लॉ में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, फीचर डिस्कस, टाइप्स डिस्कस कर दिया, 2 कंसेप्ट डिस्कस किए। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। पूरा यूटिलिटी खत्म कर देते हैं। क्या पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो 99% चांसेस है किसमें आ सकता है, तो एग्जाम में 8 मार्क के लिए आ सकता है। इन दोनों में से किसी एक के साथ 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको 8 मार्क के लिए। तो ये हो गया आपका लॉ, और ये हो गया अजम्पशन, नहीं तो एक्सेप्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लॉ, अब जब आप लॉ लिखेंगे ना, तो उसके 5 स्टेप है, ये ध्यान रखना। अब इजी हो जाएगा आपका एकदम काम। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको इंट्रोड्यूस कराओगे। किसको इंट्रोड्यूस कराओगे, लॉ को। तो किसने इंट्रोड्यूस कराया, लॉ को किसने इंट्रोड्यूस कराया, फिलहाल तो हम करवा रहे हैं, लेकिन पहले किसी और ने करके रख दिया। किसने करके रखा, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो उसको अपन अपने स्टेटमेंट में अपन उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, या फिर प्रोपाउंडेड बाय, या फिर प्रोड्यूस्ड बाय, या फिर गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स करके एक बुक है जो उन्होंने पब्लिश किया था इन द ईयर ऑफ 1890। और क्या एक्सप्लेन किया, हियर ही हैज एक्सप्लेन, Dr. Alfred Marshall has explained the relationship between consumption of the commodity and the utility derived। यहां पे इस तरह से बन जाता है उसका, स्लो करके देख लेना चाहिए, तो आराम से सुन लेना। ठीक है, ये है उसका क्या, इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, मैंने उसका जो टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है उसको बदल के जो सेंस बनना चाहिए वो सेंस मैंने लिख दिया। सबसे पहली बात, जब आप स्टेटमेंट लिखो ना, तो एक चीज वो कॉमन है, और वो है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आपका जो स्टेटमेंट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कुछ भी चीज चेंज होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं समझाऊंगा किसके अंदर, अजम्पशन के अंदर। कि अजम्पशन बोलता है कि अगर आपको लॉ अप्लाई करना है तो कुछ चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर और मोर द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी गोज बाय द कस्टमर और बाय द कंज्यूमर। फिर से चेंज करता हूं स्टेटमेंट, higher number of commodity consumed by the consumer, lower will be the utility derived by the consumer। जो भी कंज्यूमर है, हाइयर जितना कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसका जो यूटिलिटी वो क्या होता जाएगा, डिमिनिश होते जाएगा। तो एक सिंपल सा लाइन इसमें और एक ड्राइव होता है, द मोर वी गेट द लेस वी वांट। क्या क्या डिराइव होता है एक लाइन, द मोर वी गेट, जितना ज्यादा मिलते जाएगा, द मोर वी गेट द लेस वी वांट। ओके, तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। अब क्या करना है, आपको एक टेबल देना है। ठीक है, अब टेबल में हम टेबल के लिए जगह नहीं छोड़ा, चलो यहां पे हम क्या करते हैं, इसके लिए टेबल बनाते हैं। ओके, टेबल कैसे बनाना है अभी आपको, हमने वहां पे एक छोटा सा एमयू देखा था ना, ये तो ग्राफ बना दिया।
तो आ रहा है यहां पे टेबल। अब टेबल, चलो टेबल यहीं से समझा देता हूं। किधर गया? ये टेबल बनाया था अपन ने, ठीक है। ये है गुड्स है या कमोडिटी लिख लो, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कंसीडर कर लो। तो क्या था हमारा गुड्स, हमारा जो टेबल था या हमारा जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल में क्या समझा है कि जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता गया, कम होता गया। यही टेबल आपको एकदम अच्छी तरह से फॉर्म करके बनाना है, ठीक है। तो क्या 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 है यहाँ पे, आप नंबर बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख दो 8, ये हो गया 10, 8, 6, 4, 2, 0 और फिर बाद में -2। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर लेते हो, उतना कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने कंजम्पशन कम कर दिया, 5 गुलाब जामुन मेरे लिए ठीक था इसलिए मैंने 5 ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल। अब इसको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डायग्राम में। तो ये आ गया मैं डायग्राम लेके, ठीक है। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज 0, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। यहां पे मैं कंसीडर करता हूं मेरा कमोडिटी दैट इज गुड्स, और यहां पे कंसीडर करते हैं हमारा MU, ओके। 1 सेंटीमीटर को MU को मैं ले लेता हूं 2 का गैप, 2, यहां पे 4, 6, 8, 10। हाईएस्ट नंबर 10 था इसलिए 2 का गैप लेके 10 कर दिया। यहां पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एक कमोडिटी था मेरे पास, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। 1 सेंटीमीटर सेम गैप पे 5 नंबर डाल दिया। अब जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया था, ये रिमेंबर, जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया था, जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया था, तो क्या याद है आपको मुझे कितना यूटिलिटी मिला था? तो मुझे फर्स्ट इस पे कमोडिटी पे यूटिलिटी मिला था 10। ये आ गया यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट, ओके डन, ठीक है। ये फर्स्ट कमोडिटी पे 10 मुझे यूटिलिटी मिला था। सेकंड कमोडिटी पे मेरा यूटिलिटी हो गया था 6, दैट इज 6, तो ये आ गया 6। थर्ड वाले पे मुझे मिला था 2, तो ये आ गया 2 यहां पे। फोर्थ वाले पे 0, तो ऑन द लाइन आ गया। फिफ्थ वाले पे माइनस था 2, ठीक है। फिफ्थ वाले पे था -2, तो यहां पे मैंने उसको टिक कर दिया। यहां पे एक 0 ले लेते हैं -2 का, ओके डन। अब बाय फ्री हैंड मैं सारे लाइंस को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। नाउ दिस इज MU विच स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। एकदम सिंपल सा टेबल और सिंपल सा डायग्राम हमने बना लिया। तो हमने यहाँ पे टेबल डिस्कस किया और हमने यहाँ पे डायग्राम डिस्कस किया। अब करना क्या है, अब हमको क्या करना है, हमको टेबल और डायग्राम दोनों को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, टेबल और डायग्राम को दोनों को एक्सप्लेन करना है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन क्या देना है इसका, हमारा जो MU है दैट गोज डाउनवर्ड, ठीक है ना। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि दिस लाइन y एक्सिस कंसीडर्स MU दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, y एक्सिस includes your commodity of the goods जो कंज्यूम किया है कंज्यूमर ने। MU is the marginal utility curve which slopes downward and it says that कि higher the consumption of the commodity, lower will be the utility derived by the consumer. Is that clear? तो इस तरह से आप क्या देते हो उसका क्या कंक्लूजन देते हो। तो इस तरह से हमारा क्या खत्म हो जाता है, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके डन। अब क्या बचा, अजम्पशन बचा और एक्सेप्शन बचा है कि अगर आपका लॉ अगर आ जाता है तो दोनों में से कोई एक चीज आपके साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लॉ अप्लाई करना है, अगर आपको लॉ अप्लाई करना है तो रैशनैलिटी होनी जरूरी है। मतलब क्या है, रैशनैलिटी लिखा ना, रैशनैलिटी। अब रैशनैलिटी का मतलब होता है, यस, रैशनैलिटी का मतलब होता है जो जिस व्यक्ति के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, खा रहा है, पहन रहा है, यूज कर रहा है, देख रहा है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ही शुड बी अ रैशनल। अदरवाइज द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग, अगर वो इरैशनल होगा, इरैशनल का मतलब थोड़ा सा दिमागी पैदल होगा, तो अगर वो इरैशनल व्यक्ति होगा तो वो कुछ भी खाए, कुछ भी यूज करे, कुछ भी कंज्यूम करे, उसका यूटिलिटी कभी कम होगा ही नहीं, बिकॉज ही इज इम्बैलेंस स्टेट ऑफ हिज माइंड। तो अगर ऐसा इरैशनल पर्सन होगा तो द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। द पर्सन जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो कैसा होना चाहिए, रैशनल पर्सन होना चाहिए। जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिस प्रोडक्ट के साथ, वो होमोजीन होना चाहिए। नाउ से फॉर एग्जांपल मैंगोज ले लेता हूं मैं, यहाँ पे जहां पे हमने यहाँ पे गुलाब जामुन लिया था, मैं ऑप्शन को बदल के मैं मैंगोज ले लेता हूं।
अब मैंने पहला आम खाया, ठीक है, पहला आम खाया तो एकदम मीठा निकला, भाई बहुत मजा आ गया, यूटिलिटी हो गया 10। दूसरा आम खाया ना, खट्टा निकला। पॉसिबिलिटीज है, आप अंदर घुस के देख तो नहीं सकते कि कौन सा आम मीठा है, कौन सा आम ऊपर से दिख रहा है एकदम लाल लाल मस्त पीला पीला एकदम पका हुआ लग रहा है, लेकिन अंदर से खट्टा निकला। ओके डन। तो अब उसका उसका जो टेस्ट है वो मेरे मुंह का टेस्ट क्या कर देगा, खराब कर देगा। अब मुझे यूटिलिटी मिला समझो 4 या 2 मिल गया, लेकिन अब तीसरा आम जो खाया ना वो पहले वाले से भी बहुत ज्यादा मीठा निकला, तो अब उसका यूटिलिटी कितना हो गया भाई, उसका यूटिलिटी 12-15 हो गया, या सेम 10 ही पकड़ लो, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा। तो अब इसीलिए लॉ क्या बोलता है, द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दे शुड बी होमोजीन इन नेचर। का मतलब होता है शेप, साइज, कलर, पैटर्न, डिजाइन, टेक्सचर सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो द होमोजीन इन नेचर। अजम्पशन ये है कि लॉ अप्लाई करते समय पर्सन रैशनल होना चाहिए, प्रोडक्ट होमोजीन होनी चाहिए, कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसके अंदर। नाउ से फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी का मतलब क्या, एक आम मैंने सुबह खा लिया, एक आम मैंने दोपहर में खाया, एक आम मैंने रात को खाया, तो मेरा मुझे तो यूटिलिटी जो मिल रहा है वो तो प्रॉपर 10-10-10-10-10 मिल रहा है, क्योंकि वहां पे मुझे टाइम गैप मिल रहा है मेरे टेस्ट बड को चेंज होने के लिए। तो अगर यूटिलिटी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, दोनों पॉइंट रैशनल आ गया। यहां पे हम रीजनेबिलिटी ले लेते हैं, चलो। तो यहां पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रीजनेबिलिटी का मतलब होता है जो प्रोडक्ट है ना वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब नॉट टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल। नाउ से फॉर एग्जांपल मैं कमोडिटी, जो मैंने गुलाब जामुन लिया था, आम लिया था, मैं प्रोडक्ट को बदलता हूं, कमोडिटी को बदलता हूं, कलिंगड़ ले लेता हूं। कलिंगड़, मैंने एक कलिंगड़ खाया, फिर दूसरा कलिंगड़ खाया, फिर तीसरा, पॉसिबल है क्या भाई एक कलिंगड़ पूरा खा लेना, 2 कलिंगड़ पूरा खा लेना, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी, मैं सब चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, नहीं तो कोई आ जाएगा बोलेगा सर मैं खा के दिखाता हूं, क्या देंगे बोलो, ठीक है। फिलहाल तो रीजनेबिलिटी का मतलब क्या है, तो रीजनेबिलिटी मतलब जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो रीजनेबल होना चाहिए, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। अंगूर ले लिया एक्सपेरिमेंट में, तो अंगूर तो भाई पूरा हाथ भर के मुट्ठी भर के खा गया वो, तो अंगूर चना खा लिया हाथ भर के, तो इस तरह से प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रीजनेबल, नॉट टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल। सो दीज आर द अजम्पशन ऑफ व्हाट, अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको लॉ पूरा करना है तो ये सारी बातें पूरी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सेप्शन। क्या पॉइंट है, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब जिनके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शन आर दोस थिंग जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट हायर द कंजम्पशन लोअर विल द मार्जिनल यूटिलिटी, द मोर यू गेट द लेस वी वांट। लेकिन अब यहां पे क्या है, सम पीपल आर माइजर इन नेचर, उनका कुछ नेचर ही ऐसा होता है, माइजर मतलब होता है कंजूस, कंजूस टाइप के जो लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा चीजों को कंजर्व करते हैं या बचा के रखते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोग अगर जो माइजर इन नेचर है, जो भाई जो भी आ रहा है आने दो, जहर भी मिलेगा तो रख लेंगे, आज नहीं तो कल काम आ जाएगा, ऐसे मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं ना उनको माइजर कहा जाता है, और उनको जो भी कुछ जितना भी कुछ मिलते जाएगा ना उनका यूटिलिटी कभी भी कम होने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एडिक्शन। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि कुछ एडिक्टिव लोग होते हैं कि कुछ भी चीज खाना हो, गुटखा वगैरह खाते हैं लोग, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये एडिक्शन है। तो अब एडिक्शन के लिए उनको अगर कोविड के टाइम में अगर आपने देखा होगा तो कोविड के टाइम पे ये सारी बहुत चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, फिर भी लोग खरीद के उसको खा रहे थे। तो मतलब क्या है कि अगर कोई चीज एडिक्टिव होगी ना तो उसका पैसा मैटर नहीं करता, या उसका जो कंजम्पशन है, ठीक है ना, उसका यूटिलिटी मैटर नहीं करता। हायर द इनपुट या हायर द कंजम्पशन, और उसका यूटिलिटी भी क्या हो जाएगा, एकदम हाई आ जाए। ड्रिंक करने वाले लोग 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल, भाई लाने दे और आने दे और आने दे, इस तरह का बिहेवियर उनका हो जाता है एडिक्शन वाले लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हॉबी। अब कुछ लोगों की हॉबीज होती है। क्या हॉबी होती है कि कुछ चीजें कलेक्शन करना, कुछ नोट कलेक्शन करते हैं, कुछ डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज कलेक्ट करते हैं, कुछ स्टैम्प पेपर कलेक्ट करते हैं, कुछ डिफरेंट हीरोज के फोटो कलेक्ट करते हैं, कुछ सीनरी कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, कुछ म्यूजिक लिसनर होते हैं, कुछ राइडिंग वाले होते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों की हॉबीज होती है। कोई खाना बनाने वाले लोग हैं, तो ये काम जितना ज्यादा करते जाएंगे ना लोग, उनका जो मजा का लेवल है ना वो और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब म्यूजिक सुनने वाले भाई दिन भर म्यूजिक सुन रहे, वो दिन भर म्यूजिक सुनेगा तो फिर उसका जो यूटिलिटी वो बढ़ती ही जाएगा। घूमने वाले लोग दिन भर घूम रहा है, उसका यूटिलिटी तो कम होएगा ही नहीं। तो इस तरह से जो हॉबीज वाले लोग होते हैं उनको भी इससे क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। माइजर्स को एक्सक्लूड
एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि उनका यूटिलिटी कम नहीं होता, एडिक्शन वालों का यूटिलिटी कम नहीं होता इसलिए उनको एक्सक्लूड कर दिया, हॉबीज वाले का यूटिलिटी कम नहीं होता, और मनी का यूटिलिटी तो कभी भी कम नहीं होता। ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ सकता है कि मनी से यूटिलिटी, मनी का यूटिलिटी कभी भी कम, जीरो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पढ़ा ना हमने, यहाँ पे देखा ना कि ये जीरो भी हो रहा है, ये माइनस में भी जा रहा है। अच्छा आप बताओ, आपको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है ना, अब बस हो गया, अब पैसा अपने को नहीं चाहिए। बेचारा अंबानी भी इतना मेहनत कर रहा है पैसे जमाने के लिए, आज नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, मुझे नंबर 1 बनना है, वर्ल्ड का नंबर रिचेस्ट पर्सन बनना है, इसलिए मेहनत कर रहा है ना वो भी बेचारा, इतना सारा पैसा उसके पास, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा है। तो हर इंसान पैसे के लिए मेहनत करता ही है, बाय हुक और बाय क्रुक, कहीं से पैसा आने दो, लेकिन पैसा आने दो। आजकल शेयर मार्केट ने लोगों को भूत लगा दिया है, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम में अपने को पैसा चाहिए, और वो शॉर्ट टाइम के पैसे के चक्कर में जितना घर में बचा था वो भी सब डाल के बैठ गए आराम से। कुछ लोग बैठ गए आराम से, कुछ लोग निकल लिए, ठीक है, आगे बढ़ते फिलहाल अपन। तो मनी का पावर कभी भी, मनी का जो यूटिलिटी है वो कभी भी कम नहीं हो सकता। पावर से याद है, पावर भी इसका एक पॉइंट है जहां पे जितना इंसान को ज्यादा पावर मिलते जाएगा ना उसका यूटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। हमारे मोदी जी देखो, पावर, इतना पावर है, वर्ल्ड लेवल पे इतना पावर है, अब उनको वो पावर मेंटेन करके रखना है। तो इस तरह से जितना पावर मिलते जाएगा ना उतना और उसका वैल्यू बढ़ते भी जाता है, और पावर भी उसका बढ़ते जाता है, और यूटिलिटी भी ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा। जहां भी जाएंगे शान से जाते, तो यूटिलिटी या मजा या सेटिस्फैक्शन का लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो दिस इज द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे पूरा का पूरा यूटिलिटी क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो तो करते हैं कंटिन्यू, और हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और हमने यूटिलिटी पूरा खत्म कर दिया। एक डिफरेंस यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो एग्जाम में 100% आएगा। अब अगर डिफरेंस नहीं आता है, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी आ जाता है, फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी आ जाता है, तो ये डिफरेंस पढ़ने का ये फायदा होता है, एक तो लर्न इजी हो जाता है, समझ में अच्छी तरह से हो जाता है, आ जाता है, और दूसरा दोनों के फीचर्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं जल्दी से क्या, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी इज द इकोनॉमी व्हिच स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट। तो यहाँ पे लिखा भी है कि माइक्रो इकोनॉमी इज द इकोनॉमी व्हिच स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्री, प्राइस, प्रोडक्ट, कंज्यूमर, जो भी है कैसे स्टडी करेगा, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेगा। एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज द एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सारे इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको स्टडी करेगा, इंडिया में जितने भी बनने वाले प्रोडक्ट है उनको स्टडी करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। पॉइंट नंबर 2, इट इज स्लाइसिंग मेथड। अब स्लाइसिंग मेथड इसलिए बोला क्योंकि ये पार्ट पार्ट को स्टडी करता है। कौन, माइक्रो इकोनॉमी। कोई भी चीज, आप आम लाए तो स्लाइस करके खाया, चलो पूरा भी खा लेते हो, कलिंगड़ लाया तो स्लाइस करके खाना, पूरा कैसे खाओगे आप उसको। तो हर चीज को जब आप एक डिटेल में जाके स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड। लेकिन जब आप लंपिंग करते हो, तो लंपिंग का मतलब ही क्या होता है, व्हेन यू डू नॉट गो इनटू द डिटेल, तो दैट इज कॉल्ड एज लंपिंग मेथड। तो अब मोदी जी है, मोदी जी को पता है कि मतलब एक छोटे से जगह में, छोटे से गांव में, वहां पे क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, जब तक वहां पे रिपोर्ट नहीं होगा, और चैनल बहुत ज्यादा बड़ा है उतना रिपोर्ट होने के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज लंपिंग मेथड, वो मेथड है जहां पे आप डिस्कशन बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड एज लंपिंग मेथड। अब प्राइस क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमी प्राइस को स्टडी करता है, प्राइसिंग थियरी है, किसको किसको प्राइस देने का काम करता है, माइक्रो इकोनॉमी गिव्स द प्राइसिंग थियरी, इट गिव्स प्राइस टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में कितना रेंट मिलेगा, कैपिटल के बदले में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लेबर को कितना वेजेस दिया जाएगा, एंड प्रोपराइटर कितना प्रॉफिट कमाएगा। ये जो कैलकुलेशंस है, ये जो इक्विलिब्रियम है, कैलकुलेशंस ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। तो microeconomic decides the price of the factors of production and macroeconomic decides the income। ये डिसाइड करता है, ये कैलकुलेट करता है, ये स्टडी करता है इनकम ऑफ द नेशन, कि हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम कितना है, हमारे कंट्री का जीडीपी कितना है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये सारी बड़ी बड़ी चीजों को, इन्फ्लेशन को स्टडी करने का काम, डिफ्लेशन को स्टडी करने का काम, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिलहाल तो हम डिस्कस कर रहे थे इनकम, तो नेशनल इनकम, जीडीपी, इसके बारे में स्टडी करने का काम करता है मैक्रो इकोनॉमी। नेक्स्ट इज व्हाट, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज द फोर्स, ये फोर्स है किन दो चीजों का, डिमांड और सप्लाई का फोर्स है। अब यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इंडिविजुअल का ही डिमांड और इंडिविजुअल के सप्लाई से आप क्या कर रहे हो, प्राइस डिसाइड कर रहे हो। इक्विलिब्रियम का काम ही है टू चेक आउट द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे आप प्राइस या कोई किसी भी चीज का फोर्स डिसाइड करोगे, तो वो ऑब्वियसली आधा अधूरा है, वो सारा स्टडीज आप किसी भी लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम? पूरे कंट्री का डिमांड कितना है, पूरे कंट्री का सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, उसका प्राइस क्या है, उसका फोर्स क्या है, ये डिसाइड करने का काम करता है मैक्रो इकोनॉमी, जो
जो आप क्या कर सकते हो, उसका जो स्टडी है ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हो। द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमी का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? इंडिविजुअल लेवल तक ही लिमिटेड है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री पे लिमिटेड है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लिमिटेड है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी का जो स्टडी है वो पॉलिसी ओरिएंटेड स्टडी है कि इंटरनेशनल लेवल की जो भी पॉलिसी बनाना है, डेवलपमेंट पॉलिसी बनाना है, एजुकेशन पॉलिसी बनाना है, चाइल्ड पॉलिसी बनाना है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनानी है, ये सारी जो पॉलिसीज है ना, ये मैक्रो इकोनॉमी के स्टडी को ध्यान में रखकर ही पॉलिसीज बनाई जाती है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन दी माइक्रो इकोनॉमी एंड दी मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस भी आप एक बार रीड कर लेना, एकदम सिंपल सा है कि माइक्रो इकोनॉमी कहां काम आता है, मैक्रो इकोनॉमी कहां काम आता है। स्कोप में आप जितने भी पॉइंट्स है ना, वो सारे इसके पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंस में बन जाएंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, हम डिस्कस करेंगे, यही है, यूटिलिटी हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड एंड सप्लाई, हमारा नेक्स्ट चैप्टर। अब इसको भी क्या करेंगे, दोनों साथ साथ चलाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डिमांड क्या है, डिमांड एक कंज्यूमर बिहेवियर है। किसका बिहेवियर है? कंज्यूमर। और सप्लाई क्या है? सप्लाई प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है। डिफरेंस से क्या हो जाता है, चीजें ना सिंपल हो जाती है। अब ये दो अलग अलग व्यक्ति है, मैं खरीदने वाला और ये बेचने वाला, मेरा थिंकिंग अलग, उसका थिंकिंग अलग, तो हर दो इंसान का थिंकिंग क्या है यहाँ पे अलग है, और ये तो कंप्लीटली अपोजिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिमांड का एक छोटा सा स्टेटमेंट लेते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज अ डिजायर। तो क्या सिर्फ डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। सिर्फ इच्छा ही डिमांड में कंप्लीट हो जाती है क्या? तो डिमांड मतलब कुछ भी चीज मांगना, कोई भी चीज का मार्केट से कोई भी चीज परचेज करके लाना, दैट इज कॉल्ड डिमांड। लेकिन अगर मैंने कुछ सोचा तो मेरा डिमांड कंप्लीट हो जाएगा क्या? अभी मैं सोचता यार एक हेलीकॉप्टर ले लिया जाए यार, घूमने फिरने के लिए तकलीफ होता है, यहां से प्रयागराज ही चले जाओ यार, तो ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है, रोड में प्रॉब्लम है, तो हेलीकॉप्टर होता सीधा चढ़ वापस आ जाता। तो अब क्या है, हर डिमांड जो होता है वो पहले डिजायर है, लेकिन डिजायर के साथ क्या है, दो चीजें और लगती है। तो डिमांड इज अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। एबिलिटी होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए, पैसा पे करने का हिम्मत ताकत होनी चाहिए, इच्छा अंदर से होनी चाहिए कि आप पैसा भी क्या कर सको, खर्चा कर सको। माइजर अपने पॉइंट देखा ना, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन उनका स्टैंड ऑफ लिविंग वो बढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि पैसा उनको खर्चा करना ही नहीं होता है। सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज अ डिजायर। ठीक है, व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज अ डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द डिमांड। अब ऐसा एक स्टेटमेंट आता है एग्री डिसएग्री में कि एवरी डिमांड इज अ डिजायर। तो पॉसिबल है क्या कि एवरी डिमांड, यस एवरी डिमांड इज अ डिजायर, बट एवरी डिजायर इज नॉट अ डिमांड। मार्क माय वर्ड, फिर से एक बार सुन लो, एवरी डिमांड, हर डिमांड जो है वो पहले इच्छा थी। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो डिमांड आएगी क्या? तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन क्या हर इच्छा पूरी हो सकती है क्या? जैसे अभी मैंने बोला कि भाई अपने पास एक हेलीकॉप्टर होता, एक प्राइवेट जेट होता, तो फुल फैमिली को ले जाते, कहीं भी घूमने के लिए ले जाते हम फिलहाल। ठीक है, लेकिन अब उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं, तो अब एक ना एक दिन करेंगे, कोशिश करेंगे, अपन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। फिलहाल तो कंज्यूमर के हम बारे में हम डिस्कस करते, डिमांड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्टेटमेंट हम डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया कि एवरी डिमांड इज अ डिजायर बट एवरी डिजायर इज नॉट अ डिमांड। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, अब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि डिमांड किस पे डिपेंड करता है। क्या बोला? डिमांड किस पे डिपेंड करता है, कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो सीधी सी बात है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी कमोडिटी है उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। अब इट इज सेज दैट, डिमांड सेज दैट कि हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर द डिमांड। कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, एंड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। एग्जाम में करके देख लेने का, इनवर्स रिलेशन है। आप ये लाइन यूज कर सकते हो कि डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैव इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन है। इज दैट क्लियर? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो मेरा इनकम है वो डिसाइड करेगा मेरा डिमांड क्या है। अब जिसके पास बहुत पैसा है उसको तो पैसा मैटर नहीं करता, जिसके पास बहुत पैसा है वो कितने रुपए का है डजंट मैटर, आजा मुझे चाहिए ना, खरीद के लेके आ, नाउ वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, मुझे अच्छा लगा मैंने खरीद लिया। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिसाइड्स द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिसाइड्स द डिमांड। इफ द इनकम इज हाई द डिमांड विल बी आल्सो हाई, इफ द इनकम इज लो डिमांड विल बी आल्सो लो। कैसा रिलेशन है? जब साथ साथ चलेगा तो डायरेक्ट बन जाता है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर हैव डायरेक्ट रिलेशन, दोनों साथ साथ चल रहा है। और प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन था? इनवर्स, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिसाइड करेगा कि मेरा डिमांड कितना रहेगा। ठीक है, तो अब कोई प्रोडक्ट है, अब नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज बेंचमार्क का पैनल है आपके सामने, तो उसका प्राइस कुछ 1,40,000 के रेंज में है। इससे भी हाई लेवल के कंपनी के ब्रांड के क्या थे
पैनल्स थे जिसका प्राइस 3 लाख रुपए था, 3.5 लाख रुपए था, 4 लाख रुपए था। अब मुझे क्या मिला, सब्स्टिट्यूट मिल गया, तो इसका प्राइस, दूसरे का प्राइस ज्यादा था इसलिए इसका डिमांड बढ़ रहा है। या फिर दूसरा कोई कंपनी होगा, वो हाइयर द प्राइस है एक्स का, एक्स दो प्रोडक्ट लेते हैं अपन, एक्स और वाई, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसका डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस की वजह से, अब सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर कम हो गया, मैंने प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किया, तो मेरा डिमांड क्या हो सकता है, मेरा डिमांड क्या हो सकता है, कम हो सकता है। होप सो आपको पॉइंट समझ में आया होगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, पॉपुलेशन। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, हायर द पॉपुलेशन हायर विल बी द डिमांड। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना इंडिया है, हर फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारी कंट्री में आके बिजनेस करना है, बिकॉज द कंज्यूमर इन द कंट्री, वर्ल्ड में चाइना के बाद अब चाइना को भी हमने क्रॉस कर दिया है, तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, इतना ज्यादा पोटेंशियल बायर है हमारे पास कि हर इंटरनेशनल कंपनी को हमारे देश में क्या करना है, बिजनेस करना है। So higher the population, higher the demand. Next one is what, advertising. अब advertising ही तो मेन है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या बना रहा है आजकल, कैसे बना रहा है, डजंट मैटर, लेकिन हाउ अट्रैक्टिव वो जिस तरह से बेच रहा है, जितने ऑप्शंस के साथ या फिर जितने एडवर्टाइजमेंट ब्रांड अलग अलग तरीके से कस्टमर को क्या करना, कन्विंस करना, कन्विंसिंग पावर, दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग। अलग अलग तरह के कूपन्स देना, डिस्काउंट देना, हैवी वाउचर्स वगैरह देना, तो ये क्या करता है, एडवर्टाइजिंग का एक अलग अलग तरीके के ऑप्शंस है, और जिसकी वजह से क्या करता है, सेल्स बढ़ जाता है, डिमांड, लोगों का डिमांड बढ़ेगा। वो जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेगा उतना अच्छा क्या होगा आपका, जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेगा उतना अच्छा आपका डिमांड बढ़ते जाएगा। सो दिस इज एक पॉइंट और है जो कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस अबाउट द फ्यूचर। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, ध्यान से सुनना, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, तो क्या होगा, तो यहां पे उसका डिमांड अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। ओके, अब यहां पे क्या समझ रहे हैं हम, ये है टुडे, ये है आज, ये टुडे है, ये यस्टरडे है और ये नेक्स्ट डे है, ठीक है, ये है टुडे, ये यस्टरडे है, ये है नेक्स्ट डे। अब ये ऐसा क्यों लिखा, अगर मैं फ्यूचर चेंज, मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है, आज किसी भी एक प्रोडक्ट का, से फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करते हैं अपन, गोल्ड कुछ 80,000 के रेंज में या 75,000, 80,000 में एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है, ये एग्जांपल मिल रहा है, एस्टिमेट करता हूं कि 80,000 आज का मैं भाव पकड़ता हूं, रेट पकड़ता हूं 80,000 रुपीज जो आज चल रहा है, ठीक है। कल का दिन 75 था, कल का दिन कितना था, 75, आज कितना हो गया, 80 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अब इस सिचुएशन में मैं मेरा डिमांड बढ़ा दूंगा, क्या करूंगा, मैं मेरा डिमांड बढ़ा दूंगा। क्यों, मैं मेरा डिमांड क्यों बढ़ाऊंगा, जबकि यहां पे जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, तो लॉजिकली मैंने मेरा डिमांड क्या करना चाहिए था, कम करना चाहिए था। बट माय थिंकिंग इज व्हाट, आज 75 है, ठीक है, कल 75 था, आज 80 है, कल 85 हो गया, तो मेरा क्वांटिटी कमोडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम आएगा, परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बोला, परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 85। इसीलिए मैंने हाई, जैसे प्राइस बढ़ा थोड़ा सा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने मेरा डिमांड बढ़ा दिया। इज दैट क्लियर? अब इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज करता हूं, ठीक है, इसी एग्जांपल को चेंज करता हूं, रखा मैंने यहां पे 85,000 ही है, ठीक है, या 80,000 है, कल कितना, आज कितना है 80,000, लेकिन कल कितना था, कल 90,000 था, गया वाला कल 90 था और आज कितना हो गया, 80 हो गया। अब लॉजिकली मैंने मेरा डिमांड बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि प्राइस हुआ कम, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं सोचता हूं कि आने वाला कल भाई 75 या 70 हो जाएगा ना, तो और मजा आएगा, मेरा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, मजा आएगा, तो और ज्यादा कम पैसे में ज्यादा चीज आएगा। इसलिए मैं यहां पे कम हुआ तो मैंने यहां पे चेंज नहीं किया, मैं यहां पे एक्सपेक्ट करूंगा कि और ज्यादा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यही अगर मैं सप्लायर के हिसाब से सोचूं, ठीक है, क्या करूं, सप्लायर के हिसाब से करूं, चलो कर लेते हैं। सप्लायर के हिसाब से अगर मैं सोचता हूं तो सप्लायर का बिहेवियर क्या है, सप्लायर ये बिहेव करता है, सप्लायर का ये थिंकिंग है कि हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई। A supplier is ready to supply, statement. A supplier is ready to supply more commodity at higher prices and less commodity at a lesser price. क्या बोला? A supplier is ready to supply more commodity at a high prices and low commodity or less commodity at a lesser price. ये इसका बिहेवियर है, किसका बिहेवियर है, सप्लायर का। और अब इसके डिटरमिनेंट क्या है, सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली प्राइस पे डिपेंड करता है कि जितना प्राइस होगा वैसे हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। रिलेशनशिप कैसा हुआ, तो रिलेशनशिप डायरेक्ट हुआ। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जितना सोफिस्टिकेटेड, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी से आप चीजों को प्रोड्यूस करोगे उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छा होगा और आप सेल भी उतना ज्यादा कर सकते हो, प्रॉफिट भी उतना ज्यादा कमा सकते हो। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, हायर टेक्नोलॉजी, द सप्लाई विल बी आल्सो हाई। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी करोगे
ट्रेडिशनल लेवल पे हैंडलूम पे काम करोगे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप काम करोगे तो क्वालिटी भी कम मिलेगी, आउटपुट भी कम मिलेगा और सप्लाई भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी पे तो डिपेंड करता है, ऑटोमेटिकली सेकंड पॉइंट जनरेट हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हायर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, मेरा सप्लाई या सेल्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने की वजह से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब कम होगा, जब आप टेक्नोलॉजी अच्छा इस्तेमाल करोगे। नेचुरल कंडीशन, जो भी नेचुरल कंडीशन है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल किसके लिए, एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए। जितने भी एग्रीकल्चरल गुड्स है ना, वो डिपेंड करता है नेचुरल कंडीशन पे। अगर नेचुरल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा है, फेवरेबल है फॉर द एग्रीकल्चर, तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा और अच्छा क्या होगा, सप्लाई होगा। लेकिन अगर नेचुरल कंडीशन एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर हमारे देश में आज भी इरिगेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आज भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इरिगेशन का, नहीं पानी पहुंच पाता है। तो हमारे देश में आज भी फार्मर्स कैसे काम करते हैं, तो आज भी फार्मर्स मॉनसून सीजन में ही काम करते हैं। अब मॉनसून हमारे देश का बहुत ज्यादा अनइवन हो गया है, वो आप देख ही रहे हो कि बहुत ज्यादा अनइवन हो गया है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर को कैसे चाहिए, एग्रीकल्चर को चाहिए मॉडरेट रेनफॉल, नॉट टू हाई नॉट टू लो। लेकिन अब ऐसा मॉडरेट रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलता है, कभी भी फ्लड आ जाता है, कभी भी ड्रॉट हो जाता है। तो ड्रॉट मतलब क्या, सूखा पड़ जाता है, फ्लड मतलब क्या, कभी भी कहीं भी बाढ़ आ रही है आजकल, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन अगर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इज एग्रीकल्चर। तो नेचुरल कंडीशन अगर अच्छा है तो आउटपुट अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो सप्लाई भी अच्छा होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। नेक्स्ट इज व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने 11th स्टैंडर्ड याद दिला सर, 11th स्टैंडर्ड में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा होगा। मतलब जैसे कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है जो ट्रेड को हेल्प करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयरहाउसेस है, ये सब बिजनेस को सपोर्ट करने का काम करता है। अब हायर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारा जितना फैसिलिटी अच्छा होगा उतना बिजनेस अच्छा होगा, जितना बिजनेस अच्छा होगा तो प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन उतना सप्लाई भी अच्छा होगा। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लो होगा, अब इंडस्ट्रीज में लाइट ही नहीं है, इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, तो प्रोडक्शन भी लो होगा और सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। अब फिर से आ जाते हैं हम लोग कहां पे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो यहां भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब फिर से इसको डिस्कस करते हैं। अब ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, सप्लायर किस तरह से सोचेगा। प्राइस कितना था, 80 था, 80,000। पहले कितना था, कितना प्राइस था, 90 था, अब कितना हुआ, 80 हुआ। तो अब ये बोलता है, सप्लायर बोलता है कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। लेकिन अब ये क्या सोचेगा पता है क्या, आज 90, कल 90 था, आज 80 हुआ, कल अगर और कम हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसीलिए क्या कर, स्टॉक को रिलीज करना चालू कर, लोअर प्राइस पे बेचना चालू कर दिया। क्यों, क्योंकि ही और शी इज एक्सपेक्टिंग फर्दर रेड्यूस इन द प्राइसेस। शेयर मार्केट भाई, बहुत शेयर मार्केट थोड़ा सा दूर ही रहने का, अगर जब तक आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज ना रहे, ठीक है ना। आजकल यंग लड़के लोग बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं शेयर मार्केट के लिए। आते फिर से टॉपिक पे, तो शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉल हुआ ना, थोड़ा सा प्राइस कम हुआ तो लोग बेचना चालू कर देते हैं फटाफट, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा इसीलिए। तो कम, जैसे प्राइस कम हुआ, आप और फर्दर डिक्रीज की वजह से आप क्या करते हो, उसको बेचना चालू कर देते हो। तो यहां पे सप्लायर भी इसी तरह का थिंकिंग रखता है कि कल 90 था, आज 80 हुआ है, कल और अगर कम हो गया तो हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए आज कम हुआ है तो बेच दे। जबकि इसका जो बिहेवियर होता है वो उल्टा होता है। कैसे होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा ना तभी मैं बेचूंगा, अब प्राइस बढ़ता है तो भी ये नहीं बेचता। कैसे, अब ये एक और उसकी मेंटालिटी है, क्या मेंटालिटी है, दिस इज टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट डे। यहां पे 80 था, यहां पे 70 था, अब यहां पे क्या सोचेगा, लालच, ग्रीडीनेस आएगा उसके दिमाग पे। कल 70 था, आज 90 है, तो सेल बढ़ना चाहिए था, सप्लाई बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ाया नहीं। क्या सोचा पता है क्या, भाई कल 90 होगा ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। होर्डिंग बोलते हैं इसको, होर्डिंग, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं जो सप्लायर्स होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। और जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने लगता है, तब जाके उसको सप्लाई करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होर्डिंग बोला जाता है। तो ये होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस में चेंज इन द फ्यूचर, ऐसा एक्सपेक्ट करके अगर मैं चलूंगा तो मैं आज के हिसाब से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता हूं। सो दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 1 और लॉ। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहले ये पूरा डिमांड खत्म करते हैं और उसके बाद फिर अपन सप्लाई खत्म करते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हमने देखा कि डिमांड जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर है, और कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, कंज्यूमर बिहेव करता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड।
क्या क्या बिहेव करता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ठीक है, अब यहां पे डिमांड का जो हमने डीएमयू में 5 पॉइंट पढ़े थे, यहां पे भी हमारे पास 5 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन, इसमें क्या इंट्रोडक्शन है? सेम जैसा हमने वहां पे इंट्रोडक्शन लिया था, सेम यहां पे भी हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय और प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय व्हाट, बाय हुम? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन से साल में तो पब्लिश किया था? 1890 में पब्लिश किया था। और क्या कहा है इसके बारे में? इसके बारे में कहा है कि इट डिसाइड्स the price of the commodity and the quantity demanded। इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, कौन बता रहा है? तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। किसके थ्रू बता रहे हैं? तो लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू बता रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट बोलता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ऑलवेज जब भी आप दोनों कोई भी आप लिख रहे हो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर द डिमांड। It says that कि producer, the consumer demand high when the prices are low and vice versa। vice versa का मतलब होता है इसका उल्टा। तो अदर वर्ड में आप ये लिख देना, स्टेटमेंट हो गया। अब टेबल, तो टेबल आप कैसे फॉर्म करोगे इसका? चलो आ जाते हैं, एक और पेज ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो टेबल कैसे आप डिसाइड करेंगे इसका? तो ये आ गया मेरा डिमांड का टेबल एंड डायग्राम। ठीक है, ये आ गया मेरा कमोडिटी। क्या कमोडिटी में क्या लेते हैं? और ये यहां पे ले लेते हैं हम हमारा डिमांड। कितना डिमांड है आपका? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब कमोडिटी में मेरे पास मैंने कोई भी एक कमोडिटी ले लिया, कोई कंजम्पशन वाला कमोडिटी लिया जो मार्केट में कैसे ही बिक रहा है। तो 1 कमोडिटी, 2 कमोडिटी, 3 कमोडिटी, 4, 5 इस तरह से कमोडिटी ले लिया। कमोडिटी इन केजी, क्या लिख दिया? कमोडिटी इन केजी। अब मेरा जो रिलेशन है, किसके दो बीच के रिलेशन के बारे में डिसाइड कर रहे हैं हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन। ओके, तो यहां पे हमने एक टेबल बना लिया और ये आ गया प्राइस और ये आ गया डिमांड। ओके, क्या क्या है? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी का प्राइस, इन दोनों के बीच का अपन क्या बना रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं। तो मैं प्राइस लेता हूं, से फॉर एग्जांपल पर केजी 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, ये पर केजी का प्राइस है। जब प्राइस 10 रुपया था तो आई हैव डिमांडेड फॉर 500 केजी। कितना डिमांड किया मैंने? 500 केजी। दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जब 200 हुआ, कितना हुआ? 20 रुपीज हुआ। 10 रुपीज से 20 रुपीज हुआ तो मैंने डिमांड क्या कर दिया? कम कर दिया। एज एंड व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस, एज एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीज। एज एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीज। ये हो गया 400 केजी। जैसे प्राइस और बढ़ा, मेरा डिमांड और कम हो गया। प्राइस और बढ़ा, मेरा डिमांड और कम हो गया। प्राइस और बढ़ा, मेरा डिमांड और कम होते गया। तो इट सेज दैट, इट एक्सप्लेन्स दैट कि एज एंड व्हेन द प्राइस गोज ऑन इंक्रीजिंग, द डिमांड गोज ऑन डिक्रीजिंग। इट हैव द इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे ये बढ़ते गया, जैसे जैसे ये नीचे आते गया, वैसे वैसे ये भी क्या आते गया? नीचे। इसको अप एंड डाउन देखेंगे तो जैसे जैसे बढ़ते गया, इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे जैसे यहां पे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पे क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो रिलेशन कैसा हो गया? इनवर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। कैसे डायग्राम बनाएंगे यहां पे ध्यान देते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इज दैट? ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये हो गया O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। यहां पे ले लेते हैं हमारा प्राइस और यहां ले लेते हैं कमोडिटी। ओके, कमोडिटी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं 10 रुपया। 10, ये आ गया 10, दिस इज 20, 30, 40, 50। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 केजी। ये आ गया 100, 200, 300, 400, 500। ओके, अब इसका डायग्राम किस तरह से अपन इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब प्राइस 10 रुपीज था, तो जो डिमांड था वो था 500 केजी। जैसे प्राइस बढ़ा वैसे मेरा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया, 400 हो गया। 30 रुपीज पे 300 हो गया, तो यहां पे ये 300 हो गया। देन 200, देन 100 एंड कितना? 50। ओके, डन। अब हम क्या करेंगे? इसको फ्री हैंड से सारे लाइंस को मैच कर देते हैं, सारे पॉइंट्स को। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज डी डिमांड कर्व। क्या हमने नाम दिया इसको? डिमांड कर्व, या डीडी भी कहा जाता है, डिमांड कर्व। ओके, डीडी
ऊपर डी लिख दिया, नीचे डी लिख दिया, ये डिमांड कर्व है। और डिमांड कर्व क्या आ रहा है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड आ रहा है। इट शोज दैट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इट शोज दैट हायर द प्राइस, यस, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इज दैट क्लियर? दिस इज अवर व्हाट? टेबल एंड डायग्राम। और अभी जो हमने डिस्कस किया वो उसका कंक्लूजन। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है? ये हमने पढ़ा हमारा डिमांड। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो सप्लाई के बारे में। अब सप्लाई का बिहेवियर कैसा है? सप्लायर का बिहेवियर कैसा होता है? सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई मोर कमोडिटी एट हायर प्राइसेस। ठीक है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन, जैसा हमारे पास वो इंट्रोडक्शन था, क्या इंट्रोडक्शन था? डिमांड वाला, वैसे ही सप्लाई का इंट्रोडक्शन है। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई इज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल in his book Principle of Economics, which was published in the year of 1890. Now the line changes. क्या बोलता है कि he says that Dr. Alfred Marshall explains in this law, he has explains between the price of the commodity and the supply of the commodity in the market at a given price. ठीक है, this is the definition for the or introduction for the supply. अब यहां पे भी हमारे पास क्या है? लॉ है। लॉ बना के रखा हुआ है किसने? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। और क्या एक्सप्लेन किया है लॉ के बारे में? ठीक है, ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ में फिर से एक बार, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्या लिखेंगे अपन? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई मोर कमोडिटी एट हाई प्राइसेस एंड लो कमोडिटी एट लोअर प्राइसेस। ये हो गया उसका डेफिनेशन। ओके, अब फिर से किस पे आएंगे अपन? टेबल पे आएंगे। टेबल बनाएंगे और एक डायग्राम बनाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे डिमांड का टेबल और डायग्राम बनाया, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सप्लाई का क्या बनाएंगे? टेबल, जिसे शेड्यूल या स्केड्यूल भी कहा जाता है, और नीचे हम बनाएंगे डायग्राम। ओके, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे शेड्यूल पे। सेम वैसे ही चाहिए, प्राइस चाहिए और क्वांटिटी। डिमांड की जगह पे क्या आ जाएगा? सप्लाई चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छे से आप टेबल फॉर्म करो और अच्छे से सॉल्व करो। अब यहाँ पे आ गया कि प्राइस कितना चल रहा है? 10 रुपीज। बदल देते हैं इसको कर देते हैं 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आप डिमांड में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सप्लाई है, जब 5 रुपीज था तो 100 केजी सप्लाई कर रहा था। कितना केजी सप्लाई कर रहा था? 100 केजी। जैसे 10 रुपीज हुआ, मैंने 200 केजी सप्लाई करना चालू किया। जैसे 15 हुआ, मैंने 300 केजी सप्लाई चालू किया। जैसे प्राइस और बढ़ते गया, 400 और बढ़ा 500। जैसे जैसे इट शोज दैट कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गया, वैसे वैसे मेरा सप्लाई भी क्या होते गया? बढ़ते गया। जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ते गया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा सप्लाई भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो रिलेशनशिप कैसे बन रहा है दोनों का? डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है कि हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर विल बी द सप्लाई बाय द सप्लायर इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना होने के बाद ये पूरा हमारा क्या हो गया? टेबल हो गया। अब टेबल के बाद हम बनाते हैं क्या? तो डायग्राम। फिर से आ गए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन। यहां पे ले लिया हमने प्राइस, यहां पे ले लिया कमोडिटी सप्लाई, ठीक है। एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां पे क्या क्या लिया हमने? 5 लिया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, 15, 20, 25। यहां पे ले लेते हैं हम लोग 100, 200, 300, 400, 500। ओके डन। तो अब ये क्या हो गया हमारा? टेबल का डायग्राम। अब डायग्राम कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब 5 रुपीज था तो 100 था, तो 5 रुपीज पे 100, ये आ गया एक 0। 2 पे 200, ये आ गया दूसरा 0। नेक्स्ट पे 300, ये आ गया नेक्स्ट वाला, ये आ गया और एक नेक्स्ट वाला, ये आ गया और एक नेक्स्ट वाला। अब इसको फ्री हैंड से हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड एस। एस स्टैंड फॉर एस कर्व, दैट इज सप्लाई कर्व। नाउ कैन यू सी सप्लाई कर्व गोज अपवर्ड। क्या दिखा रहा है? सप्लाई कर्व गोज अपवर्ड। दैट मींस दैट हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर विल बी सप्लाई, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लोअर विल बी द सप्लाई। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, ये दोनों डायग्राम में से ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि योर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इतना बोल दिया ना तो एग्री है। क्या बोल दिया? एग्री है। याद रखना, एग्री डिसएग्री में पूछता है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यस एग्री, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सप्लाई कर्व गोज अपवर्ड, सप्लाई कर्व गोज अपवर्ड, तो यस सप्लाई कर्व गोज अपवर्ड। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे
ये ऐसा बोल दे कि डिमांड कर्व गोज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये बराबर है, ये भी बोल रहा है, डायरेक्शन के साथ दे रहा है। यहां से ये अपवर्ड भी तो नजर आ रहा है ना, एवरी कॉइन हैव टू साइड, काटा छापा 6 9 है ना, तो यहां से अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो यहां से ये अपवर्ड भी तो जा रहा है, तो अगर डायरेक्शन के साथ बताएगा कि डिमांड कर्व गोज अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, अपवर्ड जा रहा है। तो अगर बोल दिया, सिर्फ इतना बोला, डायरेक्शन नहीं बताया, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो आंसर इज एग्री। सप्लाई कर्व गोज अपवर्ड, तो यस आंसर इज एग्री। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा डायग्राम एज वेल एज हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है इनके अजम्पशन और एक्सेप्शन। अजम्पशन वाला पार्ट इतना इजी है ना, जो इसके पॉइंट्स है किसके, डिटर्मिनेंट्स के, जिन जिन पर, सुन लो एकदम बेसिक वाला काम है, जिन जिन पर डिमांड और सप्लाई डिपेंड करता है ना, कोई भी 4 पॉइंट ले लेना, जिन जिन पे डिमांड और सप्लाई डिपेंड करता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इट शुड नॉट बी चेंज, ड्यूरिंग द ऑपरेशन इट शुड नॉट बी चेंज, अदरवाइज द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। लास्ट वाला कॉमन रखना, अदरवाइज द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। नाउ से फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यही है क्या ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे प्राइस ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज, अदरवाइज द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पहले कम डिमांड कर रहा था, अब ज्यादा डिमांड करने लगा क्योंकि इनकम बढ़ गया, इनकम प्राइस, हायर प्राइस वाला भी बहुत ज्यादा खरीदने लगा है, क्यों? क्योंकि उसका इनकम बढ़ गया है। तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ लॉ इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, ये जितने भी पॉइंट है ना, इट शुड बी रिमेन अनचेंज, अदरवाइज द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। सिंपल सा कांसेप्ट है, आप टेक्स्ट बुक से रीड भी कर लोगे या किसी गाइड वगैरह, जो भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो वो एक बार रीड करोगे तो भी समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम आता कहां पे है? प्रॉब्लम आता है एक्सेप्शन पे। कहां पे? एक्सेप्शन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ दी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन। अब लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, इज इट? लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि क्या, प्रेस्टिजियस गुड्स। अब प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब क्या होता है? जो इंसान अपने प्रेस्टीज को संभालने के लिए, बताने के लिए, जब जाहिर करने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदता है, इज दैट क्लियर? शोबाजी करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदेगा, तो वो लॉ के हिसाब से बिहेव नहीं करता। तो लॉ तो बोलता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लेकिन जो अपने प्रेस्टीज को शो करता है, स्टेटस को शो करने का काम करता है, वो हायर चीजें ही, महंगी महंगी चीजें ज्यादा खरीदेगा, सस्ती चीजें कम या नहीं ही खरीदेगा। So it is called as prestigious goods are exempted from the law of demand. स्पेक्यूलेशन वाले, शेयर मार्केट वाले, हमने पढ़ा ना अभी कि आज के बारे में, अगर मैं कल के बारे में अगर सोचूंगा तो मैं आज के हिसाब से बिहेव नहीं करूंगा, चाहे मैं कंज्यूमर हूं या फिर मैं सेलर हूं। अगर मैं आज के हिसाब से बिहेव, कल के हिसाब से, आने वाले कल के हिसाब से अगर मैं परसेप्शन रखता हूं, तो मैं आज के हिसाब से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करूंगा। तो आज अगर प्राइस कम है और मैं सोच रहा हूं कि कल और कम होगा, कल और कम होगा, तो मैं आज के हिसाब से बिहेव नहीं करूंगा। मैं कंज्यूमर सोचूंगा मैं कल खरीदूंगा जब कल और कम हो जाएगा, लेकिन आज कम हुआ, मैंने उसमें बिहेव नहीं किया। तो स्पेक्यूलेशन हटा दिया। इल्यूजन का मतलब होता है, इल्यूजन का मतलब होता है गलत फहमी। तो कुछ कंज्यूमर्स के पास ऐसी गलत फहमी है कि हायर द प्राइस हायर द क्वालिटी, एंड हायर द क्वालिटी हायर द डिमांड। तो अब यहां पे वो क्या करेगा, महंगी महंगी चीजें, इल्यूजन की वजह से या गलत फहमी का शिकार होने की वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि जो जितनी चीजें महंगी है वो उतनी अच्छी है, और अच्छी चीजें वो खरीदेगा। जो जितनी सस्ती है उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा कम होगा और मैं नहीं खरीदूंगा। तो इस तरह से इल्यूजन इसका हिस्सा नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हैबिचुअल गुड्स। हमने यूटिलिटी में देखा था, यूटिलिटी में कुछ गुड्स होते हैं हैबिचुअल। अब कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल गुड्स के लिए कितना भी पैसा देने के लिए रेडी है। फिर से हमने डिस्कस किया था कोविड के टाइम में, ऐसे जो गुड्स है जो हजार्डस फॉर हेल्थ है, जो लोगों को आदत पड़ी हुई चीज को कंज्यूम करने की, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है, बार बार अच्छा नहीं लगता। तो ये हैबिचुअल गुड्स जो है वो ज्यादा कंज्यूम, कितना भी महंगा हो जाए लेकिन वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। सिगरेट कितना भी महंगा हो जाए वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? गिफेन पैराडॉक्स। ये पहला ही पॉइंट है, गिफेन पैराडॉक्स। ठीक है, अब गिफेन पैराडॉक्स क्या है? गिफेन एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, सर रॉबर्ट गिफेन इस व्यक्ति का नाम है, और इन्होंने उसको सबसे पहले ये चीजें सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसको नाम दिया गिफेन्स पैराडॉक्स, मतलब गिफेन्स थियरी। क्या ऑब्जर्व किया कि लो क्वालिटी
या इंफीरियर गुड्स, क्या नाम लिया मैंने, इंफीरियर गुड्स जो होते हैं ना, उनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए लेकिन उसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है, या कितना भी प्राइस उसका कम हो जाए उसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है। तो लो क्वालिटी है ना, ऐसा ऐसा कंज्यूमर का सोचना है, मानना है कि बहुत ज्यादा लो अगर प्राइस है ना तो उसका क्वालिटी भी क्या होगा, लो होगा, तो मैं वो चीजें खरीदने वाला नहीं हूं। ये ऑब्जर्व किया किसने, ये ऑब्जर्व किया सर रॉबर्ट गिफन ने, इसीलिए इस थियरी को नाम दिया गिफन्स पैराडॉक्स। ओके, तो मैं प्राइस कम होने के बावजूद भी मैं क्या नहीं, मेरा डिमांड बढ़ा रहा क्योंकि क्वालिटी इंफीरियर है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन किसकी, तो लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ लेबर। इनिशियल टाइम में एक लेबर कैसा होता है, इनिशियल टाइम में एक लेबर कैसा होता है, उसको जो पैसे मिलते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उसका जो वर्किंग आवर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। क्या बोला, एक लेबर जो इनिशियल लेवल पे लगता है ना, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, एक इंसान को, एक अच्छे एजुकेटेड को, अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्ति, एक्सपीरियंस को तो नहीं लेकिन अच्छा एजुकेशन लेने के बाद भी एक्सपीरियंस लेने के लिए उसको ज्यादा ज्यादा घंटे, ज्यादा ज्यादा आवर्स, ज्यादा समय देना पड़ता है काम को, लेकिन उसका जो इनिशियल सैलरी होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। और जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ते जाएगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, उसका नॉलेज बढ़ते जाएगा, उसका एज बढ़ते जाएगा, उसका सैलरी भी बढ़ते जाएगा, लेकिन उसका वर्किंग आवर्स है ना वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हायर द मनी हायर विल बी द सप्लाई, हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन उसका वर्किंग आवर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसका एफिशिएंसी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लाइक व्हाट, कि मैं पहले एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहा था तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते थे, ठीक है ना, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो, अब मैं मैनेजर लेवल पे आ गया हूं, हायर लेवल पे आ गया हूं, डायरेक्टर लेवल पे आ गया हूं, ठीक है, तो अब मुझे खाली बैठे बैठे काम करना है, बहुत ज्यादा भागदौड़ करने का नहीं है, मैं सब कुछ क्या करूंगा, बैठे बैठे काम करूंगा। अब मैं काम करवा के लूंगा, लोगों से काम करवा के लूंगा, मैं खुद काम करूंगा नहीं। सो दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर, जो एक्सेप्शन के कैटेगरी में आता है। एग्रीकल्चरल गुड्स, अब एग्रीकल्चर गुड्स प्राइस महंगा होगा ना तो सप्लाई भी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर का गुड्स का प्राइस तभी महंगा होता है जब उसका शॉर्टेज हो जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। अब वो मार्केट में शॉर्टेज है, प्राइस बढ़ रहा है, अब आप बोलो सप्लाई बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएगा सप्लाई, बढ़ा ही नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, इसलिए तो प्राइस बढ़ रहा था। तो एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइस बढ़ने के बाद भी आप उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ा ही इसलिए, सॉरी उसका प्राइस बढ़ा ही इसलिए क्योंकि उसका सप्लाई अवेलेबल नहीं है, गुड्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट व्हाट, पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, द गुड्स विच में डिटोरियोरेट इट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कुछ समय के बाद कम हो जाती है या खराब हो जाती है, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स है, अब स्टार्टिंग में जब वो एकदम फ्रेश है तब तो आप ऐसा डिमांड कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है ना, आप उसको क्या करोगे, आप उसको किसी भी प्राइस में बेचने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स है, जितने भी ड्यूरेबल गुड्स है आप उसको स्टोर करके रखो और जो प्राइस आपको चाहिए वो प्राइस आपको मिलेगा, लेकिन पेरिशेबल गुड्स का ऐसा नहीं है, आप उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेज पे आप ज्यादा पैसा डिमांड कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे उसकी क्वालिटी खराब होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसका फ्रेशनेस कम होता जाएगा, उसका प्राइस भी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो पेरिशेबल गुड्स को आप हायर प्राइस में, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो खराब होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, रेयर गुड। देखो ना, नाम ही क्या है उसका, रेयर गुड्स नाम है। अब रेयर का मतलब क्या होता है, जो चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है। अब रेयर गुड्स है जिसको हम एंटीक भी बोलते हैं, एंटीक अगर गुड्स है तो प्राइस ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप उसका सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या, तो ऑब्वियसली नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो एंटीक चीजें, एंटीक चीजें बनाई नहीं जाती, एंटीक चीजें पहले से अवेलेबल होती है। तो जो चीज मार्केट में, एनवायरमेंट में हमारे पास पहले से अवेलेबल है, आप उसका सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसका प्राइस कितना भी आसमान ना छू जाए, लेकिन आप उसके सेल को, आप उसके सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। सो इट इज कॉल्ड रेयर गुड्स। लास्ट पॉइंट हमारा आज के लिए, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, नीड फॉर कैश। नीड फॉर कैश मतलब किसी व्यक्ति को पैसे की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। अब वो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेगा, जिससे भी किसी से अगर उधारी में पैसा लेगा तो ब्याज चार्ज करने वाला महीने का 10% भी चार्ज कर लेगा, जबकि बैंक साल का 10% चार्ज करता है। तो कुछ ऐसे लोग जिनको मनी लेंडर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनी लेंडर, साहूकार, जमींदार, ऐसे जो लोग होते हैं जो ऐसे समय का फायदा उठाते हैं कुछ लोगों का, तो द पर्सन में टेक हायर द मनी एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नीड फॉर जो कैश है, या तो फिर बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अगर एक बिजनेसमैन को पैसे की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है, पैसे की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है, तो वो क्या करेगा पता है क्या, उसकी कंप्लीट स्टॉक को एकदम रिजनेबल प्राइस में बेच के भी वो लिक्विड कन्वर्ट कर देगा, अपने गुड्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। आपने कई जगह पे देखा होगा स्टॉक क्लियरेंस सेल है, कौन सा सेल है, स्टॉक क्लियरेंस सेल है। तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसका गुड्स पूरे का पूरा रिलीज हो जाए और उसका पैसा
लिक्विड हो जाए, क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। सो दिस इज समथिंग अबाउट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी है, डिमांड है और सप्लाई है। डिमांड का बी वाला पार्ट जो एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है आने का, वो आ सकता है और वो भी हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम का पार्ट है, पार्ट बी के लिए वेट करना। जितने भी डायग्राम्स है ना उसके अंदर सारे के सारे डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक के साथ। जिस तरह से हमने ये डायग्राम डिस्कस किया लॉजिक के साथ, उसी तरह से सारे के सारे डायग्राम लॉजिक के साथ हम क्या डिस्कस करेंगे और दिमाग में क्या करेंगे, सेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।